100 साल पहले तक हमें ऐसा लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, पर सन 19 के शुरुआती समय में महान वैज्ञानिक पर्सिवल लॉवेन कुछ ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि जब यूरेनस और नेपच्यून अपने ऑर्बिट सन के चक्कर काट रहे थे, तब इसी दौरान वो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आते हैं तो उस लोकेशन पर आते ही वो अपने रेगुलर ऑर्बिट पाथ से थोड़ा भटक जाते हैं और कुछ देर बाद चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता था और प्लेनेट 9 का क्या रहस्य है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप में से कई लोग लोवेल के नाम नहीं सुना होगा, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात उन्होंने ही प्रूव करी थी, और उसी के साथ मार्स पर जीवन अभी माइक्रो स्टेज पर है, ये थ्योरी भी उन्होंने दी थी। हालांकि इनकी अधिकतर थ्योरी की तरह ये भी उनके जिंदा रहते ही प्रूव नहीं हो पाई। लोवेल वैसे ही बहुत ही अमीर इंसान थे, इसलिए अपनी इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ ही वक्त में एरिजोना के एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बना ली और वहाँ एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप लगवाया, और इसके बाद से अपनी इसी एक थ्योरी पर रिसर्च करने लगे। इसी बीच सन 1906 में उन्होंने फाइनली दुनिया के सामने रखी अपनी प्लेनेट एक्स थ्योरी। उनके अनुसार सोलर सिस्टम एक बहुत ही बाहरी हिस्से में एक प्लेनेट मौजूद है जिसका मास पृथ्वी से लगभग 5 गुना ज्यादा और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने जीवन में लगभग सब कुछ छोड़ दिया था और सिर्फ प्लेनेट एक्स के पीछे पड़े रहे। लगातार ऑब्जर्वेशन करने के बाद वे इस ग्रह को अपने पूरे जीवन काल में नहीं ढूंढ पाए, पर इस ग्रह की खोज लगातार जारी रही और इसी समय बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब सन 1930 में उन्हीं की ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप स्लाइड टोम्बाउ नामक एक साइंटिस्ट ने नवे प्लेनेट को खोज निकाला और उसका नाम रखा गया था प्लूटो। अगर आप इस नाम का ब्रेक आउट करें तो इसके शुरुआती में पी और एल आता है। प्लेनेट एक्स थ्योरी का अंत साल 1989 में जब वाइजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा, तब वैज्ञानिकों को पता चला कि उन्होंने हमेशा से यूरेनस और नेपच्यून के मास को गलत कैलकुलेट किया था। इसी वजह से शायद इतनी सारी दिक्कतें इन ग्रहों को लेकर आ रही थी। इसके बाद जब मास के सही वैल्यू को मैथमेटिकली इक्वेशन में रखा गया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस और नेपच्यून के दोनों ऑर्बिट बिल्कुल सही है और वो उसी तरह से चलते हैं जैसे उन्हें चलना चाहिए। और इसी के साथ 83 साल के प्लेनेट एक्स वाली बात खत्म हुई और ऑफिशियली प्लेनेट एक्स को एक गलत थ्योरी साबित कर दिया गया। पर कहानी यही नहीं खत्म होती है, बल्कि असली मुद्दा तो अब शुरू होता है। साल 2016 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स उन्होंने काफ़ी सारे डेटा को एनालाइज किया और जो रिजल्ट दुनिया के सामने रखा वो हिला देने वाला था। तो इन दोनों एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट में अजीब ऑर्बिट पैटर्न को रिकॉर्ड की। ये लोवेल की ऑब्जर्वेशन से बहुत ही कुछ अलग नहीं था, लेकिन इन दोनों चीज़ों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि लोवेल ने यह ऑर्बिट डिफरेंस आउटर मोस्ट प्लेनेट में देखी थी। अब ये एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, लगभग 200 मून्स और भी अनगिनत एस्टेरॉइड और मेटेओराइड आते हैं, वैसे नेपच्यून के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ काफ़ी सारे स्टार्स और एक्सोप्लैनेट हैं। उसी एरिया में जो ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें कहा जाता है एंट्रोस। हम जिन एंट्रोस की बात कर रहे हैं वह भी एक बहुत बड़े रीजन का हिस्सा है और उस रीजन का नाम है काइपर बेल्ट। जब इन ऑब्जेक्ट पर इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब फोर्स नोटिस की, तो इससे बातें दोबारा शुरू हो गई कि क्या वाकई में प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है या नहीं। यही नहीं, इन दोनों की माने तो ऐसे कई सारे प्लेनेट थे जिनके ऑर्बिट आपस में टकरा रहे थे। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा बिना किसी आउटर फोर्स की वजह से संभव नहीं है। और सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो काइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट को प्रभावित करता है। आज तक प्लेनेट 9 की खोज क्यों नहीं हो सकी? हालांकि कई लोग इस प्लेनेट के होने के बात को सीधा नकार देते हैं। उनका मानना है कि जिस ग्रह को हम लोग आज तक देखा नहीं, तो ये शायद सौरमंडल में मौजूद ना हो। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ को खोजा नहीं गया हो वो एग्जिस्ट नहीं करता। और सौरमंडल में काइपर बेल्ट के बाहर किसी ग्रह को खोजना बहुत ही मुश्किल है। सूर्य की लाइट यहाँ काफ़ी कम पहुँचती है और यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना के बराबर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे में इन्हें डायरेक्ट टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें लगातार काइपर बेल्ट में लाइट के एक पैटर्न को देखना पड़ता है। इसके लिए टेलीस्कोप में पड़ रही लाइट में एट्रोस्फेयर का कोई दखल ना हो, तो हम तभी इस प्लेनेट 9 को खोज पाएंगे। हालांकि अभी इसे खोजना बहुत ही मुश्किल है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह सच में एग्जिस्ट करता है तो आने वाले 10 सालों में शायद हम इसको पूरी तरह खोज निकालेंगे। प्लेनेट 9 की पृथ्वी से दूरी। प्लेनेट 9 की अंदाजन दूरी सूर्य से लगभग 600 AU आकी जाती है और माना जाता है कि इसका रेडियस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा और इसका मास कम से कम पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा डीप हो, इतना ज़्यादा कि हमारे कैमरे भी इसे कैप्चर ना कर पाएं, और इसीलिए अभी इसे केवल हाइपोथेसिस नाम से ही टाल दिया जाता है। पर वजह कुछ भी हो, वैज्ञानिक इसके बारे में एश्योरिटी रखते हैं
और इनका दृढ़ विश्वास है कि प्लेनेट 9 है तो पक्का इसको खोजने के लिए आज भी हमारी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है और इसी लकी फेनोमिना की वजह से हम फाइनली लोवेल के सपने को ट्रेस कर लें। तो गाइज आपको क्या लगता है कि वाकई में प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।